अब एक और बात कर लेते हैं कि जो अपने जो जुडिशरी कितना एक्शन के लिए, अपने कार्यों के लिए कितनी स्वतंत्र है, उसके बारे में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिखूं, ओके, दिखाई दे रहा है, ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ एक्शन। तो ये क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्शन, किस तरह के एक्शन की बात हो रही है, इस बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना, कि देश की जो जुडिशरी है वो अपने कार्य के लिए किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है। किसी के प्रति की बात कर रहा हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जीक्यूटिव्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लेजिस्लेचर्स, पॉलिटिशियन। वो अपना काम आजादी के साथ में स्वतंत्र रूप से करती है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने वाली है, अपना काम मतलब बिल्कुल फ्रीडम के साथ करती है। इस बात की मिसालें पेश किया, किसी तरह का दबाव, किसी तरह का प्रेशर, किसी तरह के लालच, राजनीतिक दलों के इन्फ्लुएंस में भारत देश की जो जुडिशरी है वो काम नहीं करती है। अगर कोई केस कोर्ट में चल रहे हैं, उसका निर्णय किसी के पक्ष में आ जाता है, किसी के विपक्ष में आना, ये स्वाभाविक है। एक किसी भी केस का दो ही पहलू हो सकते हैं, किसी के पक्ष में जाएगा, किसी विपक्ष में, लेकिन इसके बारे में कोई पब्लिक फॉर्म के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। ये अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगा। ठीक है, न्यायालय की अवमानना हो जाएगी भाई, इसके फिर और एक केस चल जाएगा उसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर और दूसरे हाई कोर्ट्स हैं, वो अपने काम में इंडिपेंडेंस है, इतने जल्दी जो उनको किसी से घबराने की जरूरत नहीं होती है, इंडिपेंडेंट रूप से काम करते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ अगर उनके कार्य की जो चर्चा हो सकती है वो सिर्फ इम्पीचमेंट मोशन जब आप लोकसभा या राज्यसभा में लेके आएंगे तब आप उसके कंडक्ट का, उसके बिहेवियर के बारे में डिस्कशन कर सकते हो, उसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है ना, तो अपने आप में ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के दिशा में जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्शन, अपने कार्य के लिए वो किसी के प्रति रेस्पॉन्सिबल नहीं है, अपना कार्य इंडिपेंडेंट होके करते हैं। और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं बेटा, हम बात कर लेते हैं कि इनको आजाद रखने के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। ठीक है ना, इस दिशा में एक जो बात की है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस और कर लेते हैं कि जो रिटायरमेंट के बाद में देयर विल नॉट बी एनी प्रैक्टिस, नो प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, के सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए या फिर दूसरे कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपनी एक रिटायरमेंट के एज के बाद में, जो अदर हाई कोर्ट के जजेस 62 इयर्स, मैंने जैसा कि डिस्कस किया, देश का जो चीफ जस्टिस है वो 65 इयर्स के एज के बाद में, रिटायरमेंट होने के बाद में वो किसी तरह की वकालत नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट के अंदर, कोई प्रैक्टिस उनको ऑथराइज नहीं है, अलाउड नहीं है। तो ये भी करने के पीछे एक मकसद रहा कि ये लोग किसी तरह से जुडिशरी को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, क्योंकि वो पहले से वहां पे काम करते रहे और उनका जो काम करने का अपना जो अनुभव है और उनका जो लाइजन है वो किसी तरह से किसी निर्णय को इम्पैक्ट ना डाले। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये इस तरह का प्रोसीजर किया गया है कि आफ्टर रिटायरमेंट किसी तरह के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। किसी तरह के कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद के ऊपर आजकल ऐसा देखा गया है, हालांकि होना तो ये चाहिए कि उनको ना रखा जाए। इवन अभी वर्तमान में जो एक आप बात करेंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली रिटायर हुए हैं और वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। ठीक है ना, राज्यसभा का मेंबर बनाना लगभग आप कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट सत्ता में उसके हाथ में होता है। तो
इस तरह का भी नहीं होना चाहिए। इवन अगर कोई ठीक है देश के अंदर अगर कोई चुनाव जीत कर जाता है तो अपने आप में उसका वो अधिकार है, देश के अंदर चुनाव लड़ने का, वोट डालने का अधिकार है उनका। लेकिन वो कोई सरकार अगर किसी को, चीफ जस्टिस को जो कुछ ही महीने पहले रिटायर हुआ हो और उसको जो राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है तो अपने आप में एक गलत मैसेज आता है। और फिर ये स्क्रीन करने की कोशिश की जाती है कि इससे जो पहले जो निर्णय आए हुए होंगे, जो सरकार के पक्ष में कोई डिसीजन गए हैं, उनके चीफ जस्टिस रहते हुए तो वो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज देते हैं कि कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस के ने सरकार के इन्फ्लुएंस में इस तरह के निर्णय दिए होंगे। तो अगर कुल मिला के अगर हम बात करें, जो आपने आज के इस चैप्टर को देखा, तो मोर और लेस अपने देश के अंदर जो जुडिशरी है वो अपने काम के लिए काफी इंडिपेंडेंट है। और फिर एक्सेप्शन तो होते रहते हैं, हर कहीं पर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फाउंडिंग फादर हैं दे ट्राइड देयर बेस्ट टू गिव द बेस्ट प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि एक इम्पार्शियल, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हमारी जुडिशरी काम कर सके। और यही एक आज के चैप्टर का टॉपिक का कंक्लूजन था। हमारे देश की न्यायपालिका अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त। फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, गुड बाय, स्टे होम, स्टे केयर, थैंक यू। तो बेटा सबसे पहले हम इसको भी 3 जगह सब डिवाइड कर सकते हैं। संवैधानिक जो अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे तो उसको भी हम थोड़ा सा सब डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, वो सारे केसेस जिसके अंदर जो उच्च न्यायालय है, हर स्टेट के जो उच्च न्यायालय है, उनको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ संविधान की व्याख्या से रिलेटेड मैटर जो छुपा हुआ है, तो इंटरप्रिटेशन की जो आवश्यकता है, वो सारे मामले इसमें हम बात कर लेते हैं। संवैधानिक मामले में संवैधानिक मामले, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। फिर उसके बाद में हम नंबर 2 पे ले सकते हैं वो सभी केसेस जिस सिविल केसेस से रिलेटेड कौन कौन से जो केसेस है उनकी जो है सुनवाई उच्चतम न्यायालय में, देश के सर्वोच्च न्यायालय में, देश के अपेक्स कोर्ट में कर सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें बेटा आ जाएंगे आपके सिविल केसेस में, जैसे इनको दीवानी केसेस बोलते हैं, ठीक है ना, दीवानी मुकदमे। आपको आज तो पता भी लग जाएगा कि दीवानी क्या होता है, फौजदारी क्या होता है, वो तो आप सुनते रहते हो कि ये तो दीवानी मामला था, बड़े बूढ़ों से सुनते होंगे ना। तो वो सारे सिविल केसेस आ जाते हैं। सिविल केसेस मतलब किसी भी डिस्प्यूट से रिलेटेड, राइट, सिविल ज्यूरिसडिक्शन। तो जमीन से, जायदाद से रिलेटेड, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कितने की प्रॉपर्टी का क्या उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है कि अगर उच्च न्यायालय, जिस न्यायालय के अंदर वो केस चल रहा है, उनको ऐसा लगता है कि इसकी सुनवाई, जो इसके जो कानूनी पहलू हैं वो उनसे क्लियर नहीं हो रहे हैं, उनको लगता है कि उच्चतम न्यायालय में इसकी सुनवाई होए, तो वो इस तरह के मामले में, लेकिन इस तरह के मामलों में उच्च न्यायालय को एक सर्टिफिकेट देना होता है, वो प्रमाण पत्र देगा कि इसमें संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है। इस तरह के केसेस जो है दीवानी मुकदमे भी आप सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जा सकते हैं। और ऐसे भी कोई केसेस होते हैं, हो सकता है उच्च न्यायालय ने, जो हर स्टेट के अंदर है जो उच्च न्यायालय, उन्होंने किसी तरह की परमिशन या सर्टिफिकेट नहीं दी, उसके बावजूद भी उनको लगता है, उच्चतम न्यायालय को लगता है कि ये मामले पे हमको सुनवाई करने की जरूरत है, तो भी वो सुनवाई कर सकते हैं। उनकी अपने आप में व्यापक जो शक्तियां हैं इस बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और थर्ड में हम बात कर लेते हैं बेटा अपीलीय अधिकार में, जो आपके क्रिमिनल केसेस हैं उसके, फौजदारी के जो मुकदमे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, क्रिमिनल केसेस, ज्यूरिसडिक्शन, वो कौन सा क्षेत्राधिकार है,
जो अपराधी किस्म के मामले आ जाए, जिसको फौजदारी भी कहते हैं, ठीक है ना, अपराधी या फिर फौजदारी केसेस बोल सकते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, फौजदारी वाले मुकदमे। किसी भी उच्च न्यायालय ने अगर किसी इंसान को मृत्यु दंड दे दिया हो तो उसको यह अधिकार है उसकी सुनवाई वो अपनी अपील लेके जो उच्चतम न्यायालय के अंदर जा सकता है, उच्चतम न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि उच्चतम न्यायालय ने उस केस में जो ये डिसीजन दिया हो उससे नीचे वाले न्यायालय ने कम दंड दिया हो या अपराधी को अपराध मुक्त कर दिया हो, लेकिन अब उसके बाद में उनकी जो दूसरा प्रतिपक्ष है वो उच्च न्यायालय में जाते हैं, वहां पर उनको मृत्यु दंड दे दिया गया हो, तो इस तरह के सारे मुकदमे की सुनवाई कहां पर हो जाएगी, उसकी सुनवाई हो सकती है। ये आपके अपीलीय अधिकार में अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग? अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। जो ये हो गया आपका अपील से रिलेटेड सारे जो मैटर है किस किस कंडीशन में जा सकते हैं, और ये इसके बाद में हम बात कर लेते हैं संविधान की व्याख्या से रिलेटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऐसे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या छिपी हो, जो उसके अधीनस्थ न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय है, उनको लगता है कि इसमें संविधान की व्याख्या करने की आवश्यकता है, तो इस तरह के सारे मामले उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे ये जो हमने बात की इससे ये अलग किस तरह से। हमने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन की तो यहां भी बात की है, लेकिन ये वाला क्यों अलग है? इंटरप्रिटेशन और प्रोटेक्शन भी है, इसके साथ में प्रोटेक्शन भी, संविधान का जो प्रोटेक्शन करना है वो भी उच्चतम न्यायालय का काम है स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखिए। संविधान की व्याख्या, संविधान की रक्षा, दोनों की जिम्मेवारी उच्चतम न्यायालय, आपके अपेक्स कोर्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किस तरह से अपेक्स कोर्ट इसको निभाता है वो हम बात करते हैं। देखो, किसी भी मामले में संविधान की व्याख्या से रिलेटेड पहलू छिपे हुए हैं, उसकी गंभीरता है, उसकी व्याख्या की आवश्यकता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है उसका जो अंतिम जो अगर कहें तो वो अंतिम जो ज्यूरिसडिक्शन है वो उसके पास में है, माननीय उच्चतम न्यायालय के पास में, सर्वोच्च न्यायालय के पास है, अपेक्स कोर्ट के पास है। कभी भी उच्च न्यायालय ने किसी संविधान की व्याख्या कुछ और कर दी हो, लेकिन उच्चतम न्यायालय की नजरों में वो संविधान की इंटरप्रिटेशन अलग है, तो इस तरह के जो मामले में जो अंतिम जो फैसला है वो उच्चतम न्यायालय का होगा। बात करते हैं, हम एक एग्जांपल के लिए लेते हैं 1967 के अंदर 27 फरवरी के अंदर ये एक निर्णय दिया था। गोलकनाथ एक इंसान का नाम है, और इन्होंने जो राज्य सरकार के अगेंस्ट केस किया था वो था अपने मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, और मौलिक अधिकार को निरस्त किया जा सकता है या नहीं, इस बारे में निर्णय था। तो संविधान की जो अधिकार क्षेत्र है इसके इस्तेमाल करते हुए संविधान में जो दिए गए अधिकार क्षेत्र में, और बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण की बात आई थी, ये दोनों अलग अलग मैटर हैं, और इनके ऊपर जो पार्लियामेंट ने, आपकी संसद ने जो कानून पास किया था कि संवैधानिक अधिकारों को बदला जा सकता है, उनमें अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है आपके उच्चतम न्यायालय की जो बेंच है, उन्होंने ना कहा कि भाई नहीं, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स जो इंसान को दिए हैं, आपके नागरिकों को दिए, यू जस्ट डू नॉट हैव एनी पावर टू अमेंड दिस, ठीक है ना। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ा अमेंडमेंट करके ऐसा किया गया, लेकिन इनिशियली जो गोलकनाथ केस में
और या बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में जो संसद ने जो कानून बनाया था उसको जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको रिजेक्ट कर दिया, आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। तो अपने आप में उच्चतम न्यायालय की एक एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हो। एक कानूनी पहलुओं की जो इंटरप्रिटेशन की बात करें, व्याख्या की बात करें, या फिर जो भी पार्लियामेंट किसी तरह के कानून बनाती है उसको जुडिशियल रिव्यू, उसका एक कहे तो संविधान में ऐसा प्रोविजन है बेटा कि हमारे जो उच्चतम न्यायालय जो भी आपकी संसद जो कानून पास करती है उसको पुनर्अवलोकन कर सकती है, उसका निरीक्षण कर सकती है, उसकी जांच कर सकती है, और उसको लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, ये जो है कुछ जो नागरिकों के जो अधिकार है उनका वायलेशन है, तो ऐसे मामलों को, ऐसे कानून को, ऐसे विधान को वो जो है निरस्त कर सकता है उच्चतम न्यायालय। ये उसकी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा का मतलब अगर आपकी विधान पालिका, आपकी लोकसभा, राज्यसभा, संसद अगर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में छेड़छाड़ करती है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो संविधान की आत्मा है, कहते हैं कि जो संविधान की आत्मा है वो जो उसके बीएसडी बोलते हैं उसको, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, उसके अंदर पहले ऐसा देखा गया कि उसके अंदर कोई परिवर्तन करने का अधिकार संसद को नहीं है। लेकिन अभी उसमें भी बीएसडी में भी, जैसे फंडामेंटल राइट को हम बीएसडी मानते हैं, जो मूल भावना है उसमें भी वक्त के साथ साथ में जो आपका संपत्ति का अधिकार था उसमें चेंजेस आए, अमेंडमेंट किया गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल भावना है, उसके अंदर परिवर्तन करने का अधिकार जो नहीं है आपकी संसद को। संसद ऐसा करती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू, दोबारा से पुनर्निरीक्षण करने की जो पावर जो है आपके उच्चतम न्यायालय के पास में है। ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया बेटा। रहते हैं आपके मौलिक अधिकारों के बारे में कि फंडामेंटल राइट्स तो संविधान में दे दिए है बेटा, ठीक है ना। आपको राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपके जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन है, आपके जो क्या नहीं कर सकते, आपके जो शोषण नहीं कर सकते, ठीक है ना। और आपकी धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता है, आपको विचारों की स्वतंत्रता है, बहुत सारे जो आपको स्वतंत्रता, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स आपको दे दिए, जो कि इंसान को जो एक जिंदा रहने के लिए बात करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जिंदा रहने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, उनको सम्मान के साथ जीना है। तो वो जो बेसिक राइट्स जो चाहिए सम्मान के साथ जीने के लिए, वो सारे के सारे आपके मौलिक अधिकार बोला जाता है उनको, फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कर दिए बेटा, इसकी गारंटी कौन लेगा, इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके पास है, कैसे अगर किसी के जो दिए गए संविधान में आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उसको कैसे बचाया जाए। सरकार हो गए या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आपके जो मुख्य मौलिक अधिकार है उनका वायलेशन करती है, तो फिर आप कहां जाएंगे, क्या है आपके पास विकल्प। तो आर्टिकल 32 कहता है आपका, कौन सा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या कहता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का आपके पास में जो संवैधानिक उपचारों का एक अधिकार भी है अपने आप में, कि जो आपको बात की जितने भी मैंने सब आपके मौलिक अधिकार बताए हैं उसमें आपके उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 दिया है। ये भी आपके फंडामेंटल राइट में है, ठीक है ना। सबसे लास्ट में है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपके संवैधानिक अधिकारों का उपचार, जो संवैधानिक उपचार है, तो उसमें यह दिया गया है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल के मौलिक अधिकारों का वायलेशन होता है, उनके मौलिक अधिकारों को छीना जाता है, तो इन परिस्थितियों के अंदर वो इंसान माननीय उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के अंदर अपने जाकर एक अपील कर सकता है और उस अपील की सुनवाई होगी। और सरकार ने अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन किया है या फिर किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने किया है, तो उनके अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में या फिर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अगेंस्ट में आपका उच्च न्यायालय
कुछ या उच्चतम न्यायालय एक रिट जारी कर सकता है। वो रिट में जैसे आप बात करोगे सर्जरी है, प्रोहिबिशन है, तरह तरह के अलग अलग रिट्स हैं आपकी, वो रिट जारी हो जाएगी। अलग अलग केसेस में है, आप फंडामेंटल राइट में पढ़ चुके हो, एक बार फिर ध्यान देना। वो जारी करने का अधिकार है और उसको अगर किसी तरह से बगैर कारण बताए हुए किसी को बंदी किया गया है तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण है। एक परमादेश है, आप किसी से कोई पद के ऊपर बैठा है उसकी योग्यता के बारे में पूछ सकते हो कि आपके पास क्या योग्यता है, आप इस पद को संभाल रहे हो। बहुत सारे जो ऐसी रिट हैं जो जारी कर सकता है आपका माननीय उच्चतम न्यायालय, और इस तरह से आपके जो मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा करने में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में आप जा सकते हो, आप उसका सहारा ले सकते हो। तो ये आप समझ गए होंगे जो आपके संवैधानिक अधिकारों के बारे में हमने बात की। ठीक है बेटा, कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट है जो सलाहकारी एडवाइजरी पावर्स भी है, ठीक है ना, एडवाइज भी करता है। ये आपका जो माननीय उच्च न्यायालय है वो एडवाइजरी का काम भी करता है, ठीक है ना, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है? सलाह वाली। सलाह यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप अपने परिवार में किसी मुखिया की सलाह लेते हो, ऐसे ही राष्ट्रपति को ये अधिकार है। राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कहीं पे संविधान की व्याख्या की आवश्यकता है, इंटरप्रिटेशन चाहिए किसी मामले में जो पब्लिक के लिए भलाई का काम है, ऐसे मामलों में उनको लगता है कि उच्चतम न्यायालय की सलाह लेनी चाहिए, तो उसमें वो माननीय उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है, एडवाइस ले सकता है। लेकिन ये अपने आप में देखो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, लेकिन इसका भी एक अलग ही पहलू है, उसके भी कारण बने हैं। इस तरह के मामलों में उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति ऐसा बोल सकता है कि मुझे इस बारे में आप सलाह दीजिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय भी बाध्य नहीं है, ही कैन नॉट बी कंपेयर्ड, मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो इस मामले में राय राष्ट्रपति को दे, और राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है जो उच्चतम न्यायालय ने जो राय दी है, जो एडवाइस दिया है उसको माने। तो अपने आप में इसका महत्व भी क्या हो गया कि ना तो उच्चतम न्यायालय देने के लिए सलाह देने के लिए बाध्य है, ना फिर राष्ट्रपति उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो फिर इसका इंपोर्टेंस क्या है, पहलू क्या है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। कमेंट सेक्शन में तो 11th वाले बच्चे तुम लोग बताते ही नहीं हो, लेकिन चलो फिर मैं बता देता हूं। वो इस तरह की पावर है कि अगर समझो कि देश की जो संसद कोई कानून लेके आना चाहती है, संसद को ऐसा लगता है इस कानून को देश के सामने लाने के बाद में कोई विवाद ना हो, तो उस बारे में वो उच्चतम न्यायालय से इस तरह का एक सलाह ले सकती है। और वो जब कानून लेके आएंगे तो उच्चतम न्यायालय ने जो सलाह दी है राष्ट्रपति को, उस सलाह को ध्यान में रखते हुए उस कानून में जरूरी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप समझ पाए होंगे, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हो गया एडवाइजरी पावर्स की। और दूसरा मैंने बात करते हैं नंबर 6 पे बेटा कि अपने ही निर्णय का पुनर्निरीक्षण, अवलोकन, पुनरावलोकन। आपने ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है और उसी की जुडिशियल रिव्यू कर सकता है उच्चतम न्यायालय, उसी का अपने ही डिसीजन को दोबारा से देख सकता है। ऐसा भी बहुत सारे केसेस में हुआ है, ठीक है ना। एक बार उन्होंने एक राजस्थान बनाम एक सज्जन केस है, ठीक है ना, उसमें एक निर्णय पहले कुछ दे दिया, उसके बाद में उसी निर्णय को दोबारा से रिव्यू करके दिया। तो ये अपने आप में उच्चतम न्यायालय के पास में हो सकता है, उच्चतम न्यायालय से भी कभी गलती हो सकती है, या फिर परिस्थितियों के हिसाब से पहले जो निर्णय दिया है उसके ऊपर एक रिव्यू करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं बेटा कि हमारे पास में फंडामेंटल राइट में संपत्ति का अधिकार था, और वो बेसिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार है, उसको छीना नहीं जा सकता। और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी को कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट है उसकी सुरक्षा के लिए। तो जिसके मौलिक जो संपत्ति से रिलेटेड एक मैटर संविधान के इस्तेमाल करते हुए जो वो माननीय उच्चतम न्यायालय में गया, ठीक है, वो कुछ जमीन से संबंधित था,
सरकार उस जमीन को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहती थी, कुछ सपोज करो उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होना था, कुछ डेवलपमेंट का विकास का होना था, लेकिन वो इंसान उस जमीन को सरकार को देना नहीं चाहता था। सरकार ने उनको कहा कि देनी होगी, डेवलपमेंट का काम है, विकास का काम है। वो उच्चतम न्यायालय में चला गया। उच्चतम न्यायालय के पास जाने का, क्योंकि उनको फंडामेंटल राइट में है संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार जब फंडामेंटल राइट है तो उसको वापस छीना नहीं जा सकता। अल्टीमेटली क्या हुआ, पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो इसका फंडामेंटल राइट है और वी आर मेड फॉर दैट, हमारे को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि भाई फंडामेंटल की राइट की जो अधिकारों की जो आपके मौलिक अधिकार है इंसान को, उसकी रक्षा का हमारी जिम्मेवारी है, हम तो इसकी जो है रक्षा करेंगे। सरकार को बोले कि हम आपकी बात नहीं सुन सकते, आखिर माननी पड़ी सरकार को उसके बाद। लेकिन इसी मैटर को फिर दोबारा से कोर्ट में गया और फिर सरकार ने अपना पक्ष रखा कि भाई देश के अंदर डेवलपमेंट करना है, ऐसे तो कोई जो जमीन ही नहीं देगा सरकार को। रोड है, एयरपोर्ट है, रेलवे है, उसका विस्तार करना है, एक्सपेंशन करना है। अल्टीमेटली जो है इस फंडामेंटल राइट से ही आपका जो मौलिक अधिकार से ही संपत्ति के अधिकार को निकालना पड़ा, यानी कि अपने ही निर्णय को बदल दिया उच्चतम न्यायालय ने। करेक्ट? आई होप ये आप तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं बेटा अपने ही एक अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है उच्चतम न्यायालय। क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? अभिलेख का मतलब कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक अभिलेख न्यायालय, प्राइमरी फेस है तो मेरे को भी नहीं पता लगता इसको पढ़ने से, लेकिन अगर आप डिटेल में देखोगे, इसको पढ़ के देखोगे तो ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब यह है कि जो उच्चतम न्यायालय, जितने भी इसके अधीनस्थ न्यायालय हैं, सब में सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट है, अपने आप में सुप्रीम व्यवस्था है। न्याय के मामले में इससे आगे देश में कुछ है ही नहीं। तो जो ये न्याय, जिस केस में संविधान की इंटरप्रिटेशन, व्याख्या कर दी जाएगी या फिर कुछ ऐसे निर्णय इसके जो आगे के लिए भविष्य में उनको एग्जाम्पल के लिए, प्रेसिडेंट के लिए लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं। संविधान में कहीं पर कोई मामले के बारे में कुछ लिखा नहीं है, ऐसे कुछ बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो अपना डिसीजन देगा वो बाइंडिंग होगा इसके अधीनस्थ न्यायालय को। ठीक है ना? इसके बाद में आगे इस तरह के केसेस किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका रेफरेंस के साथ में वो कानून कहलाएगा। ठीक है ना? जब भी वकील बहस करेंगे, जिरह करेंगे, तो वकील भी उसका रेफरेंस देंगे, एग्जाम्पल देंगे, प्रेसिडेंट देंगे, और साथ ही जो निर्णय देते वक्त जो उच्चतम न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई इस मामले में, इस तरह के विषय पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना निर्णय दिया है। मैं आशा करता हूं कि ये भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद में बात करते हैं मुकदमों को ट्रांसफर करने की पावर भी है, ट्रांसफर ऑफ केसेस। भाई सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि उस फलाने उच्चतम न्यायालय के पास में, उच्च न्यायालय के पास में, ठीक है ना, हरियाणा के उच्च न्यायालय के पास में बहुत ज्यादा केसेस हो गए किसी पार्टिकुलर केस के ऊपर, वो चाहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो, जल्दी से डिसीजन आए। तो ऐसे मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय से दूसरे न्यायालय में इस मैटर को स्थानांतरित कर सकता है। ठीक है ना? ट्रांसफर हो जाएगा केस, किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडी ट्रायल, स्पीडी डिसीजन, जल्दी से निर्णय हो। तो ये अपने आप में एक अनोखी पावर है। इसी के साथ में और बहुत सारे बातें, चाहे तो कार्य की भी बात करें ना, क्षेत्राधिकार के साथ में कार्य की भी बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट को अगर देखा जाए तो अपने काम को निपटाने के लिए अगर हो सकता है उसको एक्टिंग जो एडहॉक बेसिस पे कुछ जजेस को रखना की आवश्यकता पड़े तो वो रख सकता है। ठीक है ना? यानी कि अपना उनके पास में काम इतना बढ़ गया तो एडहॉक बेसिस पे रखने, टेम्परेरी बेसिस पे रख सकता है। साथ ही और उनको ऐसा लगता है कि जो रिटायर हो गए जज, उसको दोबारा से सर्विसेज की जरूरत है, वो सर्विसेज ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। और साथ ही
संसद समय समय पर और बहुत सारे मामलों में अगर इनके क्षेत्राधिकार का विस्तार करे, उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगा, वो इसके क्षेत्राधिकार में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो अपने आप में आपने देखा किस तरह से हमारे देश का उच्चतम न्यायालय काम करता है, क्या क्या उसके क्षेत्राधिकार है, इसके बारे में आज आपने इस टॉपिक में जाना। मैं आशा करता हूं कि आप समझ इस चैप्टर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में एक अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया होगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।